शास्त्र कहते हैं मनुष्य को प्रतिदिन एक श्लोक का स्वाध्याय करना चाहिए। एक श्लोक का नहीं तो उसके चौथे अंश का। उतना भी ना हो सके तो कम से कम एक अक्षर का ही चिंतन मनन अपने दिन को सार्थक करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। नमस्कार, सुप्रभातम कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लता आपके साथ। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज का तिथि, वार, नक्षत्र आदि जान लेते हैं। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार, आर्द्रा नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया जंतर मंतर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसकी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। यहाँ मौजूद उपकरण बेहद प्राचीन होकर भी आधुनिकता का प्रमाण देते हैं। इन उपकरणों से समय को मापा जाता है, भविष्य में आने वाले ग्रहण के बारे में पता लगाया जाता है व तारों की गति का भी अंदाजा लगाया जाता है। इस दुनिया से अलग दूसरी दुनिया की खोज में कभी यहाँ पर वैज्ञानिक दिन रात शोध किया करते थे। जंतर मंतर के उन उपकरणों द्वारा वो पूरे देश नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स पर शोध किया करते थे। आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट। भारत की संस्कृति एवं सभ्यता तो पूरे विश्व भर में विख्यात है ही, परंतु साथ साथ भारत जाना जाता है अपने खोजों और आविष्कारों के लिए। आर्यभट्ट के शून्य की खोज से लेकर सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की खोज हो, सभी खोजों का आरंभ भारतवर्ष से ही हुआ है। आज समय देखने के लिए सबके पास घड़ी या मोबाइल फोन जैसे उपकरण हैं, परंतु 300 साल पहले हमारे पास इस तरह के उपकरण नहीं थे। फिर हम समय का कैसे अंदाजा लगाते थे, यानी कि समय का अवलोकन कैसे करते थे? इसका हल निकलता है नई दिल्ली के जंतर मंतर में। जंतर मंतर के इतिहास को जानने के लिए आज से 300 साल पहले पीछे जाना होगा। साल 1724 में जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था और यह 5 कैलेंडर और खगोलीय वेधशालाओं में से एक है। भारत अपने खगोलीय ज्ञान में और विज्ञान में कहीं पीछे नहीं था। राजा जयसिंह द्वितीय ने 1724 से लेकर 1734 तक जंतर मंतर का निर्माण कराया और जंतर मंतर में जो कला है जो देखने को मिलती है वो खगोल विज्ञान की प्रेरणा देती है। माने उस जमाने में हमारे पास ज्योतिष शास्त्र के जानकार, भवन निर्माण के जानकार इतने पारंगत थे कि उन्होंने अपनी खगोलीय विज्ञान के आधार पर सूर्य की गति, चंद्रमा की गति और नक्षत्र ग्रहों की गति का भी ज्ञान प्राप्त किया और उसको साक्षात उन्होंने प्रकट किया। उस ज्ञान को हम कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लोग उसको देखें, उसकी रचना करके हमारे सामने रख दिया। दिल्ली के जंतर मंतर में 13 आर्किटेक्चरल एस्ट्रोनॉमी उपकरण है। इसका मुख्य उद्देश्य खगोलीय घटनाओं को संकलित करना और सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों के समय और गति की भविष्यवाणी करना था। सम्राट यंत्र, मिश्र यंत्र, राम यंत्र, जयप्रकाश यंत्र और षष्ठमांश या सेक्सटेंट यंत्र जंतर मंतर के मुख्य आकर्षण हैं। सम्राट यंत्र से किसी भी स्थान का सूर्य समय, स्थानीय समय और सूर्य का झुकाव जाना जाता था। सम्राट यंत्र 70 फीट ऊंचा, 114 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा है। यह यंत्र दिन के समय को आधा सेकंड की सटीकता के साथ माप सकता है।
मिश्रा यंत्र का प्रयोग वर्ष के सबसे छोटे और लंबे दिनों को निर्धारित करने के लिए और दोपहर के समय की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता था। इस यंत्र की सबसे खास बात यह है कि इसे खुद राजा जयसिंह द्वितीय ने डिजाइन किया था। रामा यंत्र का प्रयोग पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर के आधार पर तारों की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता था। जयप्रकाश यंत्र का प्रयोग खगोलीय पिंडों, स्थानीय समय एवं अन्य राशि वलयों का समन्वयात्मक मापने के लिए किया जाता था। षष्ठमांश या सेक्सटेंट यंत्र का प्रयोग सूर्य के झुकाव, दूरी और व्यास मापने के लिए किया जाता था। अगर सरल भाषा में कहें तो दिल्ली के जंतर मंतर का निर्माण उस काल में टाइम और स्पेस की जानकारी लेने के लिए कराया गया था, जो कि आज भी जारी है। इस प्रकार के रेखा गणितीय हिसाब से उसका निर्माण किया गया है। उसमें सम्राट यंत्र की बात करें, हम राम यंत्र की बात करें या मिश्र यंत्र की बात करें, अष्टांश यंत्र की बात करें या जयप्रकाश यंत्र, इस प्रकार के 5-6 यंत्र के आधार पर उन्होंने जंतर मंतर की रचना की, जहां से सूर्य की किरणों के आधार पर समय को निर्धारित किया जाता था। उस जमाने में घड़ियां नहीं थी, लेकिन सूर्य पृथ्वी की गति के कारण से सूर्य की किरणें किस दिशा में जा रही हैं उससे समय निर्धारित किया जाता था। चंद्रमा की गति का भी इसी प्रकार से ध्यान में रख करके रात्रि के समय कैसे उसका अध्ययन किया जा सकता है, वह भी चंद्रमा की गति को प्रकट करने वाला जंतर मंतर स्थान है। इस दुनिया से अलग दूसरी दुनिया की खोज में कभी यहाँ पर वैज्ञानिक दिन रात शोध किया करते थे। जंतर मंतर के इन उपकरणों द्वारा वो पूरे देश नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स पर शोध किया करते थे। भारतीयों के द्वारा बनाया गया यह जंतर मंतर आज भी इस चीज का उदाहरण प्रस्तुत करता है कि हमारी साइंस टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा उन्नत थी, जो आज भी खगोलीय घटनाओं को संकलित करता है। और यह जंतर मंतर का आर्किटेक्चरल एस्ट्रोनॉमी उपकरण वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी वास्तुकला का प्रतीक बना हुआ है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सनातन ग्रंथों में लिखित सुविचार अथवा सुभाषित जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं, अपने कर्तव्य को भली प्रकार करने के लिए प्रेरणा देते हैं। आइए सुनते हैं आज का सुभाषित। यः समुत्पतितं कोपं क्षमयैव निरस्यति यथोरगस्त्वचं जीर्णां स वै पुरुष उच्यते। जो मनुष्य अपने उत्पन्न कोप का क्षमा द्वारा उसी प्रकार निराकरण कर देता है जैसे सर्प पुरानी कीचुली का त्याग कर देता है, वस्तुतः वह ही धैर्यशाली पुरुष कहलाता है। Those are truly patient who can remove their anger with forgiveness, just as snakes shed their old skin for new. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ स्वास्थ्य की बातें करते हैं। बचपन अत्यंत संवेदनशील अवस्था है जिसमें पर्याप्त पोषण मिलना चाहिए। बच्चों का सही पोषण उनका पूर्ण विकास सुनिश्चित करता है। विटामिन डी एक ऐसा पोषक तत्व है जो शारीरिक विकास और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। आइए समझते हैं कि विटामिन डी की उपयोगिता क्या है बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, हमारी किरण भारद्वाज की इस रिपोर्ट में। विटामिन डी एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। वैसे तो विटामिन डी की आवश्यकता सभी के स्वास्थ्य के लिए है, लेकिन शिशुओं और छोटे बच्चों में विटामिन डी का विशेष महत्व है। विटामिन डी शिशुओं और बच्चों के स्वस्थ हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने में सहायता करता है। विटामिन डी एक ऐसा पोषक तत्व है जो शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम और मैग्नीशियम जैसे खनिजों के स्वस्थ संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। इसके कारण
स्वस्थ हड्डियां और मांसपेशियां बनती हैं। विटामिन डी स्वस्थ हड्डियों और मांसपेशियों के कार्य के निर्माण और खनिजीकरण में समर्थन देता है। विटामिन डी की कमी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है और ये एक थोड़ी सी चीज़ है जो कि थोड़ा सा आश्चर्यजनक है, क्योंकि हमारे देश में अबंडेंट सनशाइन है और विटामिन डी सनलाइट से मिलता है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि शायद ज़्यादातर लोग उतना टाइम धूप में नहीं बिताते हैं। तो माओं में भी माओं के जो दूध में भी विटामिन डी की कमी होती है, इसीलिए ब्रेस्ट फेड बेबीज़ में अक्सर विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो इससे हमें ज़रूर बचना चाहिए क्योंकि विटामिन डी हमारे बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम को अवशोषित करने के लिए विटामिन डी आवश्यक है। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए विटामिन डी का विशेष महत्व है। साथ ही ये प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में सहायता करता है और मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कई बारी बच्चों को कैल्शियम की कमी होने से दौरे भी पड़ सकते हैं और बोन्स मजबूत ना होने से उनको रिकेट्स की समस्या हो सकती है। तो इसके लिए एंटीनेटल पीरियड में मदर्स को विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए जो कि उनको प्रिस्क्राइब होते हैं। और बेबीज़ के जन्म के बाद जो बच्चे माँ के दूध पे हैं उनको भी शुरू से फर्स्ट 6 मंथ्स में ज़रूर विटामिन डी के बूंदें लेनी चाहिए। कई बार 1 साल की उम्र तक भी विटामिन डी की बूंदें आमतौर पे प्रिस्क्राइब की जाती हैं जो कि ज़रूर लेना चाहिए। और उसके अलावा धूप में लिटा के अगर हम बच्चे की मालिश करें तो वो भी एक अच्छा आइडिया है। गुनगुनी धूप में बच्चे को आप लिटा के उसकी मालिश करिए, उसको विटामिन डी नेचुरली मिलेगा सनलाइट से। विटामिन डी का महत्व हड्डियों को मजबूत रखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विटामिन डी स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए विशेष योगदान देता है। बच्चों के संपूर्ण शारीरिक विकास के लिए विटामिन डी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। वहीं महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी विटामिन डी की अहम भूमिका है। विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा बच्चों की हड्डियां मजबूत बनाने और उनके संपूर्ण विकास के लिए उपयोगी है। बच्चों में विटामिन डी की कमी स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है और कई तरह की समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। आहार में कुछ ऐसे विकल्प हैं जिनसे विटामिन डी मिलता है। कई बारी काफ़ी जो ऑयल हैं और कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स उनमें विटामिन डी का फोर्टिफिकेशन किया जाता है। नेचुरली विटामिन डी बहुत कम आहारों में मिलता है, जिसमें से कुछ सी फिश वगैरह हैं उनमें ही मिलता है। अदरवाइज़ विटामिन डी का बेस्ट सोर्स है सनलाइट। सनलाइट जब हमारी स्किन पे पड़ता है तब स्किन में विटामिन डी बनता है, लेकिन अगर स्किन फुली कवर्ड है तो विटामिन डी अंदर नहीं जाएगा, या फिर अगर हम धूप में बाहर ही नहीं निकल रहे हैं तो विटामिन डी नहीं जाएगा। आवश्यक है कि शरीर में विटामिन डी की कमी ना होने दें, जिससे बीमारियों से बचाव हो और स्वास्थ्य बेहतर बने। बच्चों को धूप में कुछ देर के लिए अवश्य बैठने या खेलने दें, जिससे शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी बन सके। पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मिलना कई तरह की बीमारियों को रोकने में सहायक है, साथ ही बच्चों की अच्छी सेहत का उपयोगी और प्रभावशाली विकल्प है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और कार्यक्रम में अभी समय है ब्रेक का। आप कहीं न जाइए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। अब बात योग की। योग मानसिक शारीरिक दोनों ही स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। प्रतिदिन योग का अभ्यास अनेक बीमारियों से लड़ने और शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। गर्भावस्था और प्रसव के बाद वजन को कम करने के लिए योग सहायक है।
आइए देखते हैं इसके लिए उपयोगी यौगिक क्रियाएं। आज हम पोस्टपार्टम वेट लॉस यानी कि प्रसव के बाद का जो वेट लॉस है उसके लिए कुछ आसन देखेंगे, जिनमें पहला है मार्जरी आसन। इस प्रकार से स्थिति में आ जाएं, धीरे से सांस भरते हुए सर को ऊपर ले जाए और अपने रीढ़ की हड्डी को नीचे झुकाए। सांस भरे और ऊपर, सांस अंदर लीजिए और बाहर, ऊपर की ओर देखते हुए सांस छोड़ते हुए पीठ को बाहर की ओर और इस प्रकार सर को नीचे ले जाए। सांस भरते हुए ये हुआ ऊपर की ओर और सांस छोड़ते हुए सर को नीचे की ओर। तो ये था ऊपर और नीचे मिला के 1 राउंड। इस प्रकार 10 राउंड कीजिए। इसका नियमित अभ्यास करते रहेंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी का दर्द कम होगा, पीठ का दर्द कम होगा, पेट में अच्छा खिंचाव मिलेगा, गर्दन में अच्छा खिंचाव मिलेगा। ये पूरे अपर बॉडी को बहुत ही बढ़िया से स्ट्रेच करेगा। अब जानते हैं दूसरे आसन के बारे में। अब दूसरा आसन है हमारा अधोमुख श्वानासन, जिसके लिए आप इस प्रकार पैरों पे आ जाइए, हाथों को फैलाए और धीरे से हिप्स को ऊपर ले जाएं। इस स्थिति में 6 सेकंड के लिए बने रहें और धीरे से सांस छोड़ते हुए दोबारा इसमें लौट आए। इसका 5 से 6 बार अभ्यास कीजिए। ये आपके कंधों, जॉइंट्स, पूरे बैक, थाइज, लेग्स, ओवरऑल पूरी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। ये आपकी पूरी बॉडी को टोन करेगा और बहुत ही अच्छा खिंचाव देगा और साथ ही आपका वेट लॉस भी होगा। अब बारी है कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानने की हमारे योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। डिलीवरी के बाद महिलाओं की स्थिति कुछ ऐसी है, अगर वो शारीरिक को सुख मानते हैं, ज़रूरी है कि वो देखें कि पहले जैसा शरीर तो नहीं दिखेगा अभी, लेकिन जब आप प्रयत्न करोगे तो उससे भी अच्छा शरीर हो जाएगा। ये टेम्पररी फेज़ है। अपने आप को नेगेटिव सोचकर डिप्रेशन में न डालें। छोटी छोटी चीज़ें करें, बच्चे के साथ हंसना, खेलना, गाना, आसपास नाचना, कुछ न कुछ बच्चे के साथ ज़रूरी है करना। ऐसे लोगों के साथ में रहिए जो आपको एनकरेज करें कि आप अच्छी हैं और अच्छा कर रही हैं, नहीं कि जैसे लोग जो कहें कि आपको तो कुछ करना ही नहीं आता। आप सही लोगों के साथ में जब हंसेंगे, खेलेंगे तो मन की स्थिति अच्छी ही होगी। और खुद का ध्यान रखने के लिए अच्छी नींद ना भी मिले, क्योंकि उस समय नींद नहीं मिल सकती, तो भी आप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो हेल्दी ही रहेंगे। कोशिश करते रहें। नमस्कार। योग के द्वारा शरीर का स्वास्थ्य और मन की स्थिति उत्तम होती है और वहीं भाषा के ज्ञान के द्वारा वाणी की स्थिति उत्तम होती है। तो चलिए भाषा ज्ञान के इस क्रम में संस्कृत भाषा की पाठशाला में चलते हैं और संस्कृत की पाठशाला की आज की कक्षा में आप संख्या 10 के साधारण स्वरूप और उससे जुड़े वाक्यों के अभ्यास के लिए हो जाएं तैयार। इसके लिए चलते हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के पास। नमोस्तु सर्वेभ्यः संस्कृतप्रियेभ्यः संस्कृतपाठशालायाः अभिनवायां कक्षायां समेषां स्वागतं करोमि। अहं नारायण दत्तमिश्रः। संस्कृत की कक्षा में इन दिनों आप संख्याओं के साधारण और पूर्णार्थक स्वरूपों के बारे में जान रहे हैं और साथ ही कर रहे हैं संख्याओं के इन स्वरूपों के साथ कुछ वाक्यों का अभ्यास भी। तो आइए आज इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए संख्या 10 के संस्कृत प्रयोगों को उसके साधारण स्वरूप के साथ अच्छे तरीके से जान लेते हैं। संख्या 10 के लिए संस्कृत में हम साधारण रूप से कहते हैं दशा। और यहाँ ध्यान दीजिए कि संस्कृत के दशा और हिंदी की 10 में जो इतनी समानता आपको
अनुभूत हो रही है, उससे यह स्पष्ट ही है कि हिंदी और प्रायः सभी भारतीय भाषाओं की मूल भाषा संस्कृत ही है। इसलिए कई शब्दों में ऐसे ही कई समानताओं के दर्शन हमें हो जाया करते हैं। तो हम अभी बात कर रहे हैं संख्याओं की, तो अब यह जान ले कि संस्कृत को ध्यान में रखते हुए इस 10 शब्द के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग स्वरूपों में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात सभी लिंगों में 10 के लिए संस्कृत शब्द होगा दशा। यहाँ यह स्मरण रख लें कि संख्या 1 हमेशा एक वचन में होता है, जबकि संख्या 2 का हमेशा द्विवचन में ही प्रयोग होता है, जबकि संख्या 3 और उसके बाद की अन्य संख्याएं सामान्य रूप से बहुवचन में ही प्रयुक्त हुआ करती हैं। हमने सामान्य रूप से इसलिए कहा क्योंकि संख्या 3 के बाद यानी बहुवचन के रूप में समझे जाने वाली ऐसी कई संख्याएं हैं, विशेष रूप से संस्कृत में, जिनका बहुवचन में अतिरिक्त रूप से एक वचन में भी प्रयोग हमें दिख जाया करता है। इस बारे में भी हम आपको यथासमय उन संख्याओं के क्रम के समय बताएंगे। तो अभी हमें यह स्मरण रखना है कि संख्या 3 के बाद की संख्याएं साधारण रूप से बहुवचन में ही प्रयुक्त हुआ करती हैं। अतः संख्या 10 भी संस्कृत में दशा इस साधारण स्वरूप के साथ बहुवचन में ही प्रयुक्त हुआ करती है, यह स्पष्ट हुआ। इस तथ्य को जान लेने के बाद आइए तीनों ही लिंगों में एक समान स्वरूप वाले दशा शब्द का कुछ वाक्यों के साथ प्रयोग कर लेते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं दश इस संख्या का पुल्लिंग में वाक्य प्रयोग। देखिए, हम हिंदी में कहते हैं रावण के 10 मुख थे, यह कहा जाता है। इसे संस्कृत में कहेंगे रावणस्य 10 मुखाः आसन् इति कथ्यते। इसी तरह हम हिंदी में यदि कहेंगे कि कार्यालय में 10 लिपिक या टाइपिस्ट हैं, तो संस्कृत में इसका वाक्य प्रयोग होगा कार्यालये 10 लिपिकाः सन्ति। यहाँ 10 मुखाः और 10 लिपिकाः जैसे उदाहरणों में ग्रह और लिपिक ये 2 पुल्लिंग शब्द हैं और इन शब्दों के पहले 10 इस संख्या का जो प्रयोग हुआ है वह भी पुल्लिंग का कहलाएगा। यह हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब 10 इस संख्या का वाक्य प्रयोग स्त्रीलिंग में कर लेते हैं। जैसे हिंदी में हम कहें कि विद्यालय में 10 कक्षाएं हैं, तो इसे संस्कृत में कहेंगे विद्यालये 10 कक्षाः सन्ति। ऐसे ही हिंदी में हम कहें कि मेरे मित्र के पास 10 कलमें हैं, तो इसे संस्कृत में कहेंगे मम मित्रस्य पार्श्वे 10 लेखन्यः सन्ति। यहाँ 10 कक्षाः और 10 लेखन्यः जैसे उदाहरणों में कक्षा और लेखनी ये 2 स्त्रीलिंग शब्द हैं और इन शब्दों के पहले 10 इस संख्या का जो प्रयोग हुआ है वह भी स्त्रीलिंग का ही कहलाएगा। यह हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब 10 इस संख्या का वाक्य प्रयोग नपुंसक लिंग में हम कुछ यूं कर सकते हैं। उस दुकान में अभी 10 रत्न ही बचे हैं। इसे संस्कृत में कहेंगे तस्मिन् आपणके 10 रत्नानि एव अवशिष्टानि सन्ति। अब बढ़ते हैं अगले वाक्य प्रयोग की ओर। उस लेखक की 10 पुस्तकें मेरे पास हैं। इसे संस्कृत में कहेंगे तस्य लेखकस्य 10 पुस्तकानि मम पार्श्वे सन्ति। यहाँ 10 रत्नानि और 10 पुस्तकानि जैसे उदाहरणों में रत्न और पुस्तक ये 2 नपुंसक लिंग शब्द हैं और इन शब्दों के पहले 10 इस संख्या का जो प्रयोग हुआ है वह भी नपुंसक लिंग का ही कहलाएगा। यह हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो आज आप सभी संख्या 10 के साधारण संस्कृत स्वरूप से हुए परिचित। अब संस्कृत पाठशाला की अगली कक्षा में जानेंगे संख्या 10 के ही पूर्णार्थक शब्दों के संस्कृत स्वरूपों के बारे में। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमो नमः। संस्कृत भाषा के ज्ञान के लिए हमारे संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आप ज़रूर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और इस कार्यक्रम को देखते रहें, संस्कृत भाषा का अभ्यास करते रहें। सुप्रभातम की इस प्रस्तुति में आज के लिए बस इतना ही। मुझे व हमारे सहयोगियों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।